नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी MCQ सीरीज़, जिसमें हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी को MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थ्योरी और MCQ के रूप में पूरा कंप्लीट कर लिया है। ज्योग्राफी को हम थ्योरी के रूप में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अब हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी का MCQ वाइज, टॉपिक वाइज रिवाइज यहाँ पे कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। आज हम हमारी इस सीरीज़ की 9वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने भारत के भूगोल के सामान्य परिचय को कवर किया, भारत के पर्वतों के बारे में जाना, यहाँ के जो हिमालय का भौतिक विस्तार है उसके बारे में जाना। आज हम भारत का एक और जो इम्पोर्टेंट भौगोलिक स्थल है, उत्तर भारत के विशाल मैदान, उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तर भारत के विशाल मैदान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो देखिए, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, गंगा यमुना का जो पूरा मैदान है, गंगा सिंधु का मैदान इसको कहा जाता है, क्योंकि उसी की सहायक नदियों के द्वारा ये बना हुआ है। इसकी पूरी जो लंबाई है पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, ये लगभग 3200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पाकिस्तान से इसकी शुरुआत होती है सिंधु नदी के तट से, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में इलाका है असम का, वहां तक ये पूरा जाता है। तो टोटल 3200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर पूछेगा भारत के अंदर कितना है कुल भारत में, तो भारत में लगभग ये 2400 किलोमीटर के करीब आता है। कई सारी पुस्तकों में, कुछ जगहों पर NCERT में आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर मिलेगी, यानी वो भारत के अंदर की बात कर रहा है। अगर कुल लंबाई की बात करेगा तो ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, पाकिस्तान के सिंधु के तट से ये शुरू होता है और पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जाता है, तो ये पूरा 3200 किलोमीटर का इलाका है। ठीक है, अगला, उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? लंबाई तो हमने देख ली, चौड़ाई भी पूछी जाती है। तो चौड़ाई इसकी जो है आपकी लगभग 150 से 300 किलोमीटर के बंदिया में है। कुछ जगहों पर ये 150 किलोमीटर चौड़ा है, कुछ जगहों पर 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। अगर हम इसके टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसका टोटल क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप जानते हैं भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर। उसमें से 7 लाख वर्ग किलोमीटर में नॉर्थ इंडिया का जो विशाल मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन जिसको हम कहते हैं, वो आता है। ठीक है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला है हमारा, उत्तरी भारत के विशाल मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। पहला, यह भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है जिसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के बाद हुआ। तो जो उत्तर भारत का मैदान है हमारा, क्या ये हमारा सबसे नया भौतिक प्रदेश है और ये हिमालय के बनने के बाद हुआ? पहला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। देखिए, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के द्वारा जो जलोढ़ लाया जाता है, जो मिट्टी लाई जाती है, उसके द्वारा बना है। इसका निर्माण हिमालय के बनने के बाद यहाँ पे शुरू हुआ, जब नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते थे वो यहाँ पे जमा होने लगे। इसीलिए ये भारत का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश माना जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा भारत के सबसे पुराने भौतिक प्रदेश के बारे में, प्राचीन भौतिक प्रदेश के बारे में, तो प्रायद्वीपीय पठार आप कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इस मैदान की ढाल मुख्य रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर है। क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत है। जो हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसकी ढलान पश्चिम से शुरू होती है, पूर्व की ओर जाती है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि गंगा हो, यमुना हो, ये ज़्यादातर जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कारण सीधा सा है, उत्तर भारत के मैदान की जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, ना कि पूर्व से पश्चिम। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं भारत की अधिकांश नदियां जो हैं, खासकर उत्तर भारत की, वो कहाँ जाती हैं? वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला आपका गलत है। तीसरा, यह विश्व का सर्वाधिक जलोढ़ निक्षेपित मैदान है। क्या ये सही है? ये वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसको कहते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा जलोढ़ निक्षेप वाले मैदानों में से एक है। ठीक है,
दुनिया का सबसे ज़्यादा जलोढ़ निक्षेपित मैदान इसको माना जाता है। जलोढ़ यानी कि जो नई मिट्टी आती है, जो काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है, वो वाला इलाका। आपको पूछा है इनमें से कौन कौन सा सही है, तो पहला सही है और तीसरा सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये हिमालय का या भारत का सबसे नया भौतिक प्रदेश है। ढलान पश्चिम से पूर्व है। दुनिया का सबसे बड़ा यह जलोढ़ मैदान है। ठीक है, अगला, उत्तरी भारत के विशाल मैदान के विस्तार और चौड़ाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब चलिए यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, पहला कथन दिया है, यह मैदान पश्चिम में ब्रह्मपुत्र से लेकर पूर्व में सिंधु नदी तक फैला है और पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई घटती जाती है। यहाँ पर क्रम उल्टा दिया गया। आप जानते हैं सिंधु नदी आपकी इस तरफ बहती है, यानी पश्चिम वाले इलाके में, ब्रह्मपुत्र इधर है यानी पूर्व वाले इलाके में। तो ये पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक है, आपको उल्टा दिया गया है। ये वाला पहला वाला आपका गलत होगा। दूसरा, यह मैदान पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है और पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती ही जाती है। आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे, नॉर्थ ईस्ट की साइड ये काफ़ी पतला है। जैसे जैसे आप उत्तर की ओर चलेंगे या पश्चिम की ओर चलेंगे, ये जो मैदान है इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो चौड़ाई किस ओर बढ़ती है, किस ओर घटती है, ढलान किस तरफ है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये सारी जो बेसिक डिटेल है पूछ लेता है। तो ये आपके पश्चिम में सिंधु से शुरू होता है पूरा मैदान, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक जाता है और पूर्व से पश्चिम की ओर अगर आप जाएंगे तो चौड़ाई बढ़ती जाएगी, पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे तो चौड़ाई घटती जाएगी। ठीक है, अगले कथनों को अगर हम देखें, इसकी चौड़ाई पूरे मैदान में 150 किलोमीटर तक रहती है। गलत है, इसकी चौड़ाई हमने देखा घटती बढ़ती है, तो ये हर जगह पे एक जैसी नहीं है। 150 से 300 किलोमीटर तक रहती है, कुछ जगहों पे ज़्यादा भी है 300 से, कुछ जगहों पे 150 तक है। ठीक है, चौथा, पश्चिम की ओर जाने पर इस मैदान की चौड़ाई कम हो जाती है। अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि पश्चिम की ओर जाने पर, अभी हमने पढ़ा, इसकी चौड़ाई बढ़ती है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कथन है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। अभी हमने इसके बारे में ऊपर बात करी। कारण, इस मैदान का निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के बाद सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ, यानी उनके जमाव से हुआ। तो इन नदियों के द्वारा जो कई सालों तक, कई सदियों तक जमाव यहाँ पे लाते गए, ये अवसाद लाते गए, अपने साथ मिट्टी लाते गए, उससे यह एक उपजाऊ मैदान यहाँ पे बना। और कब बना? हिमालय की उत्पत्ति के बाद। इसीलिए ये भारत का सबसे नया भौतिक प्रदेश है। तो ये वाला यहाँ पे आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है, भारत के अगर हम इंपॉर्टेंट भौतिक प्रदेश की बात करें, जैसे मैंने आपको ऊपर कहा, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश पूछेगा, अगर फिजिकल डिवीजन पूछेगा भारत का सबसे प्राचीन, तो वो प्रायद्वीपीय पठार है। सबसे नया वलित पर्वत कौन सा है दुनिया का? वो हिमालय है। और सबसे नया भौतिक प्रदेश हमारा कौन सा है भारत का? तो आप कहेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, और इसका निर्माण हुआ हिमालय की उत्पत्ति के बाद। शिवालिक की तलहटी में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत कंकड़, पत्थर और बजरी से निर्मित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक की तलहटी में, शिवालिक के निचले इलाके में, या शिवालिक का जहाँ से मैदानी इलाका शुरू होता, हम जानते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था हिमालय की श्रेणियों के बारे में, सबसे बाहरी श्रेणी थी शिवालिक। तो शिवालिक के बाद शिवालिक की तलहटी में जो कंकड़ पत्थर वाला इलाका है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है भाबर क्षेत्र। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, दो तीन बातें याद करनी है। ये शिवालिक का तलहटी वाला इलाका है, शिवालिक से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है। सिंधु से तीस्ता नदी तक भाबर क्षेत्र का पूरा विस्तार माना जाता है। कंकड़ पत्थर बजरी से ये बना हुआ होता है। ठीक है, शिवालिक के बाद भाबर आ गया। भाबर के बाद दलदली भूमि वाला इलाका शुरू होता है, जहां पर महीन मिट्टी के कण आपको देखने को मिलते हैं, जिसे हम तराई का इलाका कहते हैं। ठीक है, अगला, भाबर क्षेत्र के चट्टानी स्वरूप को असम में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है?
तो भाबर क्षेत्र का यानी भाबर को ही असम के इलाके में क्या कहते हैं? भाबर को असम के इलाके में द्वार कहा जाता है। इसे द्वार भी लिखा गया है कुछ जगहों पर, आपने इसे द्वार याद रखना है, ठीक है, यानी गेटवेज के रूप में। बेसिकली जो असम का और जो पश्चिम बंगाल का जो पूरा इलाका है, शिवालिक से लगा हुआ इलाका, तलहटी वाला इलाका, यानी वहां का भाबर क्षेत्र, उसे कहा जाता है द्वार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपनी अत्यधिक नमी और दलदली प्रकृति के कारण वनों से ढका हुआ था और वर्तमान में कृषि भूमि में बदला जा चुका है? तो इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो काफ़ी ज़्यादा नमी और दलदली प्रकृति के कारण यहाँ पे कई सारे वन थे, वनों से ये पूरा ढका हुआ था और वर्तमान में यहाँ की भूमि को कृषि भूमि में बदला जा चुका है, यानी यहाँ काफ़ी ज़्यादा खेती होती है, काफ़ी उपजाऊ इलाका है। ये है हमारा तराई प्रदेश। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। भाबर क्षेत्र में आप जानते हैं बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आपको मिलते हैं, तो नदियां उनके नीचे से होकर बहना शुरू करती हैं, यानी वहां पर आके अदृश्य हो जाती हैं। वो नदियां फिर तराई क्षेत्र में आके वापस से सरफेस में आती हैं। यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी नमीदार होती है, काफ़ी दलदली सी होती है, ज़रा से भी आप खुदाई करते हैं आपको पानी यहाँ पर मिल जाता है। इसीलिए पूछा जाता है पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला, भाबर और तराई क्षेत्रों के भौतिक लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्षा की अधिकता के कारण तराई क्षेत्र का विस्तार पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में ज़्यादा होता है। क्या ये सही है? पहला वाला आपका गलत है। अब आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट के इलाके में बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, और पश्चिम के इलाके में जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाते जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। ये आपको हमेशा याद रहेगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पे वर्षा घटती है। इसका उल्टा कर दीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आप चलेंगे तो वर्षा बढ़ेगी। अब क्योंकि पूर्व की ओर वर्षा बढ़ती है, इस वजह से तराई का विस्तार पूर्वी भारत में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बिहार, उत्तर बंगाल, असम, यहाँ पे आपको ज़्यादा तराई क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। इसीलिए पहला वाला कथन आपका गलत है, क्योंकि तराई क्षेत्र का विस्तार पूर्व में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है पश्चिम की तुलना में। कारण क्या है? क्योंकि वर्षा पूर्व के इलाके में ज़्यादा होती है, जैसे जैसे आप पश्चिम में जाते जाएंगे वर्षा कम होती जाएगी, ठीक है। इसीलिए पूर्व का जो तराई का इलाका है, असम की साइड का, बिहार बंगाल की साइड का, वहाँ का तराई का इलाका काफ़ी ज़्यादा चौड़ा और काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है, ठीक है। दूसरा कथन दिया है, तराई प्रदेश अपेक्षाकृत छोटे कणों वाले जलोढ़ों के निक्षेपों से बना होता है। ये वाला आपका सही है। हम जानते हैं भाबर में बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं, बजरी होती है, वो जमा होती है। जैसे नदी यहाँ से आगे बढ़ती है तो उसके जो भी बड़े पत्थर थे, कंकड़ थे, वो सब भाबर क्षेत्र में रुक जाते हैं। आगे केवल जो महीन रेत हो गई या चिकनी मिट्टी हो गई, महीन कण हो गए, वो ही नदी के साथ आगे बहते हैं और उन्हीं कणों से बनता है हमारा तराई प्रदेश। तो ये सही है। भाबर क्षेत्र अपनी सरंध्रता के कारण कृषि कार्य के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है। क्या ये सही है? ये वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। जो हमारा भाबर का इलाका है, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर कंकड़ आपको मिलते हैं। भूमि यहाँ पे कई ज़्यादा सरंध्र है, यानी उसमें कई सारे छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं जहाँ से पानी पूरा रिस जाता है। सतह पर नमी यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहती, जिस वजह से ये कृषि के लिए पूरी तरीके से अनुपयुक्त है, ठीक है। तो ये भी सही है। पूछा है कौन सा सही है, दूसरा और तीसरा आपके सही है, बाकी पहला वाला आपका गलत था। तो भाबर और तराई के बारे में हमने जाना कि भाबर किससे बना है? कंकड़ पत्थर बजरी से बना है। तराई किससे बना है? तो महीन कणों से बना है, चिकनी मिट्टी से बना है। भाबर की भूमि कैसी है? सरंध्र वाली है, यानी कि वहाँ पर छोटे छोटे छिद्र हैं जहाँ से पानी निकल जाता है, ज़मीन में रुक नहीं पाता। तराई की भूमि कैसी है? बिल्कुल नमीदार है, दलदली भूमि है वहाँ पे। कृषि कैसी होती है? भाबर में बिल्कुल नहीं होती, अनुपयुक्त है। उपजाऊ वाला इलाका है तराई, ठीक है। कथन है, भाबर क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी नदियां धरातल से विलुप्त या अदृश्य हो जाती हैं। क्या ये सही है? ये वाला आपका कथन जो है पहला बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। जब हिमालय से नदियां नीचे मैदानों में उतरना शुरू करती हैं तो शिवालिक से नीचे उतरेंगी, सबसे पहले भाबर में जाएंगी। तो जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नदियों के साथ आते हैं वो भाबर में ही रुक जाते हैं और उन्हीं के बीच बड़े बड़े छिद्र वहां पे बन जाते हैं, जिनसे पानी फिर उन पत्थरों के नीचे से होकर बहना शुरू करता है। ऊपर जमीन पर आपको केवल कंकड़ पत्थर ही देखने को मिलेंगे। सही है। भाबर प्रदेश का निर्माण हिमालय से नीचे उतरती नदियों के द्वारा लाए गए बड़े कंकड़ पत्थर बजरी के पारगम्य जमाव से हुआ है। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
वो जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आते हैं उनके जमाव से ये क्षेत्र बना है, उन्हीं के नीचे से होकर नदी बहती है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और क्योंकि इसका निर्माण इस तरीके से हुआ है इसीलिए नदियां यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं का यहाँ पर व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि ये जो होता है ये इसी वजह से होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे व्याख्या भी सही है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान का विशालतम भाग निम्नलिखित में से किससे निर्मित है? तो देखिए, उत्तरी भारत के विशाल मैदान का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो किससे बना हुआ है? हमने बात करी उत्तरी भारत में आपको तराई वाला इलाका मिलेगा, भाबर का इलाका मिलेगा, बांगर वाला इलाका मिलेगा, खादर भी मिलेगा, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा क्षेत्र है हमारा बांगर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। उत्तर भारत को बेसिकली 4 उपभागों में आप बांट सकते हो, जिसमें भाबर है, तराई है, बांगर है और खादर है। जो बांगर वाला इलाका है जहां नदियों का जो पानी है वो नहीं पहुंच पाता हर साल, इसीलिए यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान को ही बांगर कहते हैं, ठीक है। यह सबसे बड़ा क्षेत्र है अगर हम बात करेंगे इन उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत, ठीक है। बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि पर जमने वाली नमक की सफेद परत को क्या कहा जाता है? तो बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में ज्यादा सिंचाई के कारण भूमि पर जमने वाली नमक की सफेद परत को हम क्या कहते हैं? इसे रेह या कलहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बांगर के जो क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ हर साल नहीं आती, स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पर सिंचाई बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है, और फिर सबसे बड़ा इलाका भी बांगर का ही इलाका है, तो सिंचाई ज़्यादा होती है, यहाँ पे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो वो पानी भाप बन के चला जाता है, पानी में जो मौजूद लवण के कुछ भी कण होते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हर साल नया पानी तो आता नहीं है, लेकिन वो नमक बढ़ता रहता है, धीरे धीरे वो नमक सतह पर आ जाता है, जिससे वो जो भूमि होती है वह ऊसर भूमि यानी बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन उसी भूमि को कहते हैं रेह और कल्लर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। उस नमक की परत को यह कहा जाता है, ठीक है। बांगर मैदान में कहीं कहीं अपर्दन के कारण ऊपरी मुलायम मिट्टी के नष्ट होने से उभरी हुई कंकरीली मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर क्षेत्रों में कुछ इलाकों में क्या होता है? अपर्दन हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। इसके कारण ऊपर की जो मुलायम मिट्टी होती है वो नष्ट हो जाती है, और नीचे की जो कंकरीली मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है, जो कि काफी कम उपजाऊ होती है नॉर्मल बांगर भूमि से। इस कंकरीली मिट्टी को कहा जाता है धाया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बांगर क्षेत्र में अपर्दन से उभरी हुई कंकरीली भूमि उसको कहते हैं धाया, ठीक है। डेल्टाई प्रदेश के संदर्भ में उसके उच्च भूमि क्षेत्र और दलदली क्षेत्र को क्रमशः किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए, डेल्टाई जो हमारे इलाके हैं वहां पर भूमि आपको अलग अलग तरीके की मिलेगी। कुछ होगी उच्च भूमि, कुछ होगी दलदली भूमि। उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? उच्च भूमि के लिए यहाँ पे चार कहा जाता है, और दलदली भूमि के लिए बिल कहा जाता है। चार और बिल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी ऐसी भूमि जहां पे बाढ़ का पानी नहीं जा पाएगा, थोड़े उचले इलाकों में है, उसको कहते हैं चार, और जहां पे जल भराव हो जाएगा, दलदली भूमि है, निचले इलाकों की भूमि है, उसे कहते हैं बिल, ठीक है। अगला, प्रादेशिक विभाजन तथा स्थानीय मृदा संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला दिया है भूर। क्या है? बांगर क्षेत्र में अपर्दन के कारण ऊपरी मुलायम मिट्टी हटने से उभरी कंकरीली मिट्टी को क्या भूर कहा जाता है? ये वाला भी आपका सही यहाँ पे होगा। ऊपर हमने इस कॉन्सेप्ट को वहां पे जाना कि जब मुलायम मिट्टी टूट जाती है और कंकरीली मिट्टी आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उसे धाया कहते हैं। तो पंजाब में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है धाया। बाकी का जो इलाका है वहां पर इस भूमि के लिए, जो ये कंकरीली भूमि होती है, इसके लिए भूर शब्द का इस्तेमाल होता है। तो दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। रह, अत्यधिक सिंचाई के कारण बांगर भूमि पर जमने वाली नमक की सफेद परत को रह या कल्लहर कहते हैं, यह भी सही है। कंकड़, खादर प्रदेश में पाई जाने वाली कैल्शियम कार्बोनेट युक्त छोटी छोटी ग्रंथियां, क्या उनको कंकड़ कहते हैं? क्या ये वाला सही है आपका? ये वाला आपका गलत यहां पे हो जाएगा।
कंकड़ क्या होता है? कंकड़ जो बांगर वाला है, बांगर के मैदान हैं, वहां पर आपको छोटे छोटे कंकरीली मैदान देखने को मिलते हैं जब मुलायम मिट्टी ऊपर की हट जाती है, उसको कहते हैं कंकरीली भूमि या कंकड़ वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो वो मिलती है हमें कहां पे? बांगर इलाकों में, खादर में नहीं मिलती, क्योंकि खादर में तो नई जलोढ़ मिट्टी हर साल आ जाती है, बाढ़ का पानी हर साल पहुंच जाता है, बांगर में नहीं पहुंचता। तो ये जो कंकड़ वाला है, कंकरीली भूमि वाला कॉन्सेप्ट है, ये बांगर से जुड़ा हुआ है, ना कि खादर से। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा आपका यहां पे सही होगा। बांगर और खादर प्रदेशों के भौतिक लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बांगर क्षेत्र खादर की अपेक्षा कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी होता है क्योंकि यहाँ भूमिगत जल स्तर की गहराई अधिक होती है। हमने बात करी गंगा के विशाल मैदान की, उसमें हमने देखा कुछ ऐसा इलाका जहाँ पे हर साल बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, यानी नई मिट्टी जहाँ पे आती है, यानी नई जलोढ़ मिट्टी, उसको कहते हैं खादर। जहाँ पर बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुँच पाता, उसे कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी कि बांगर। सवाल क्या है कि बांगर क्षेत्र खादर की तुलना में कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी होता है, क्या ये सही है? ये वाला आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी जो गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, हर साल यहाँ पे नई मिट्टी नहीं आ पाती, जिस वजह से इस इलाके की जो उर्वरता है वो कम होती है। क्षेत्र बड़ा बांगर का है, लेकिन ज़्यादा उपजाऊ अगर पूछेगा तो वो खादर का है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हर साल मिट्टी आती रहती है, नई मिट्टी वहाँ पे आ जाती है, उपजाऊ होती रहती है। लेकिन क्षेत्र किसका ज़्यादा है? वो बांगर का है। उपयोग ज़्यादा किसका होता है? बांगर होता है, क्योंकि वहाँ पे हर साल बाढ़ का पानी नहीं आता, लेकिन उपजाऊ वो कम है खादर की तुलना में। ठीक है, तो पहला आपका सही है कि बांगर क्षेत्र जो है उपजाऊ के मामले में खादर से थोड़ा सा कम होता है। खादर प्रदेश नदियों के बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश कहलाता है, जो भूमिगत जल का एक उत्तम संग्राहक होता है। क्या ये सही है? ये वाला आपका सही। कछारी प्रदेश कहा जाता है खादर के इलाकों को। यहाँ पे हर साल बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। भूजल जो होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, वो बहुत ही ऊपर स्थित होता है ज़मीन के, मतलब थोड़ा सा आप खोदेंगे आपको पानी मिल जाएगा। बांगर प्रदेश में कैल्शियम कार्बोनेट युक्त छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से कंकड़ कहते हैं। अब आपको पता है ये कहाँ मिलते हैं? ये बांगर में ही मिलते हैं, क्योंकि नया पानी हर साल नहीं पहुंच पाता। यहाँ पर पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, तीनों के तीनों आपके सही यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो दो बातें आपने याद करनी है। क्षेत्रफल में कौन ज़्यादा है? क्षेत्रफल में बांगर वाला इलाका ज़्यादा है, लेकिन उपजाऊ कौन ज़्यादा है? वो खादर वाला जो इलाका है वो ज़्यादा है। ठीक है, बांगर और खादर क्या है वो हमने देखा। एक जगह नई जलोढ़ मिट्टी, एक जगह पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उत्तरी मैदान के विभिन्न भागों के क्षेत्रीय नामों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अब उत्तरी मैदान के अलग अलग इलाकों के कुछ स्थानीय नाम हैं। देखिए, खादर प्रदेश का पंजाब में नाम क्या? बेट है। ये वाला आपका सही यहाँ पे होगा। जो खादर है यानी नई जलोढ़ मिट्टी का जो मैदान है उसे पंजाब में बेट के नाम से जाना जाता है। बांगर प्रदेश का पंजाब में नाम धाया है। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही यहाँ पे होगा। बांगर को पंजाब के इलाकों में धाया के नाम से जाना जाता है, बाकी इलाकों में इसे भूर शब्द भी कहते हैं। ऊपर हमने इसके बारे में बात भी करी थी। खासकर बांगर से जुड़े हुए हैं ये दोनों के दोनों नाम, धाया और भूर, और किस प्रकार की भूमि से? बांगर की जो अप्रदित यानी इरोइज हुई कंकरीली भूमि से। ठीक है, डेल्टाई प्रदेशों की उच्च भूमि को बिल कहते हैं। ये वाला गलत है। डेल्टाई प्रदेश की निम्न भूमि को कहते हैं बिल। उच्च भूमि के लिए चार शब्द का इस्तेमाल होता है। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा आपका सही है। यही क्वेश्चन आपके पास बन जाते हैं जो बेसिक हैं ज्योग्राफी से। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाबर क्षेत्र शिवालिक की तलहटी में सिंधु से तीस्ता नदी तक विस्तृत है, जहां छोटी नदियां पारगम्य चट्टानों के कारण भूमिगत हो जाती हैं। क्या ये सही है? पहला वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित बारीक कंकड़ पत्थर रेत से बना दलदली क्षेत्र है, जिसका विस्तार पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में ज़्यादा पाया जाता है। क्या ये वाला सही है? सेकंड वाला आपका गलत है। देखिए, पहला भाग तो सही है कि तराई जो है वो भाबर के दक्षिण में कंकड़ पत्थर से बना हुआ दलदली इलाका है, लेकिन दूसरा वाला इलाका, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पूर्व में ज़्यादा बारिश होती है, पश्चिम में जाएंगे तो कम होगी। तो तराई का विस्तार पूर्व में ज़्यादा है, यहाँ पर क्या दिया है? उल्टा दिया है। अब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। ये वाला आपका पूरी तरीके से गलत है।
बांगड़ क्षेत्र मैदानी भागों का वह उच्च भाग है जहां बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता और यह उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है। ये वाला सही है आपका कि बांगड़ में पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मतलब यह है कि हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, यानी वो उचले इलाकों में स्थित है और ये सबसे विशाल भाग भी है। हालांकि खादर से कम उपजाऊ जरूर है, लेकिन विशालता इसकी ज्यादा है। तीसरा सही है, पहला और तीसरा आपके सही है, दूसरा गलत है। तो कितने बेसिक पॉइंट हम यहाँ पे इनको डिटेल में देख रहे हैं, ढलान को लेकर के, इसके अलावा विस्तार को लेकर के, वर्षा को लेकर के, कौन सा क्षेत्र किस तरह से बना हुआ है, पंजाब में उसे क्या कहते हैं, भाबर के लिए बांगर को क्या कहा जाता है, ये सारे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में बने हुए हैं। सीधा सवाल बन जाएगा इसी वाले क्वेश्चन में। अगर आप देखेंगे कितने सारे सवाल बन सकते हैं। भाबर का विस्तार बताइए किन नदियों के बीच है, गंगा यमुना के मध्य में, सिंधु तिस्ता के मध्य में, ब्रह्मपुत्र गंगा के मध्य में, तब आप कहेंगे सिंधु तिस्ता के मध्य में है। क्वेश्चन बनेगा तराई क्षेत्र का विस्तार किस दिशा में ज्यादा देखने को मिलेगा, अब आपको पता है पूर्व की दिशा में ज्यादा देखने को मिलेगा। उत्तर भारत के मैदान में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तराई है, भाबर है, बांगर है, खादर है, अब आप कहेंगे बांगर है। इस तरीके के सारे सवाल इन्हीं क्वेश्चन से आपके कवर हो जाएंगे। डेल्टाई प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो डेल्टाई क्षेत्रों के बारे में भी हमने ऊपर बात करी थी, चलिए यहां पे जानते हैं। पहला, डेल्टाई प्रदेश वास्तव में खादर प्रदेश का ही आगे की ओर हुआ विस्तार है। क्या ये सही है हमारा? पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। जो डेल्टाई क्षेत्र है हमारा, ये खादर प्रदेश का ही एक विस्तार माना जाता है। किसका? खादर का। इस भूमि का मुख्य विस्तार निचली गंगा घाटी में देखने को मिलता है। क्या ये सही है आपका? ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। ये जो विस्तार है हमारा, डेल्टाई वाला जो इलाका है हमारा, बेसिकली नदियों के शुरुआती वाला जो मुहाना होता है जहाँ से वो नदियाँ बाहर जाती हैं, वहाँ पर जो इलाका होता है, यानी डेल्टा वाला इलाका, समुद्र से लगा हुआ इलाका, ठीक है, इसका विस्तार ज़्यादातर आपको निचली गंगा घाटी में देखने को मिलेगा। डेल्टाई प्रदेश में केवल नवीन पंख और दलदल ही सम्मिलित होते हैं, पुराने अवसाद नहीं। क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत है। डेल्टाई इलाका जो होता है इसमें पुराना और नया दोनों जो अवसाद होते हैं, दोनों जो जमाव होते हैं कणों के, वो इसमें शामिल होते हैं। ये वाला गलत है आपका, यही बताना था। इसका विकास मुख्य रूप से नदियों के मुहाने वाले भाग में होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। भाबर में नदियां सतह में बहती हैं। क्या ये सही है आपका? पहला वाला गलत है। आप जानते हैं भाबर में नदियां अदृश्य होकर बहती हैं, ना कि सतह पर। तराई पश्चिम में ज्यादा विस्तृत है। ये वाला भी आपका गलत है, पूर्व में ज्यादा विस्तृत है। बांगर में सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, ये सही है, सी वाला सही। खादर पुरानी जलोढ़ से बना होता है, गलत है, नई जलोढ़ से बना होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाबर क्षेत्र में नदियां पारगम्य कंकड़ पत्थरों के कारण भूमिगत हो जाती है, पहला बिल्कुल सही है। तराई क्षेत्र में वही नदियां पुनः धरातल पर आ जाती हैं, सही है। तराई क्षेत्र का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में ज्यादा है, ये वाला भी आपका सही यहाँ पे होगा। पूछा था कौन सा सही है, तो तीनों आपके सही होंगे। डेल्टा का दलदली भाग क्या कहलाता है? तो अभी हमने ऊपर बात करी थी कि डेल्टाई क्षेत्रों में भी भूमि दो तरह की होगी। एक तो होगी उच्च भूमि, जो कि थोड़ी सी उठी हुई होगी, ऊपरी मैदानों में, ऊपरी इलाकों की भूमि। एक होगी निचली इलाकों की भूमि, जहां पे भूमि कैसी होगी? दलदली होगी, जहां पे पानी का जमाव होगा। जो ऊपर वाली भूमि है उसको कहते हैं चार, और जो निचली भूमि है, दलदली भूमि है, उसको कहते हैं बिल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल हो जाएगा, ठीक है। कुछ जगहों पर इसे इस तरीके से बिल भी लिखा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमने कुछ शब्दों को इस पूरी वीडियो के अंदर कवर किया, जहां पे हमने रहे के बारे में जाना, हमने भूर के बारे में जाना, बेट के बारे में जाना, बिल के बारे में जाना, चार के बारे में जाना। ऐसे बहुत सारे जो ज्योग्राफिकल वर्ड्स से हमने उनको देखा। खादर बांगर के बारे में हम डिटेल में जाने। अब चलिए इनको मिलाते हैं। भूर शब्द जो है ये किससे रिलेटेड है? क्या ये बांगर से है? पहला वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। जो अप्रदित बांगर होता है, यानी जो इरवाइज हो चुका है, जिसके ऊपर कंकरीली मिट्टी जो है, कंकरीली भूमि जो है वो अब आ चुकी है ऊपर बांगर में, उसको कहते हैं भूर। और पंजाब के बांगर को धाया कहते हैं, तो दोनों सही है। बेट, पंजाब के खादर को बेट कहते हैं, ये वाला भी सही है।
कंकड़ खादर से जुड़ा हुआ है, अभी हमने कहा कंकड़ जो है ये बांगर से जुड़ा हुआ है। चौथा वाला आपका गलत है, यही आपने बताना था। इसके अलावा हमने बिल और चार को भी देखा। बिल क्या था? डेल्टा की उच्च भूमि, और बिल डेल्टा की जो दलदली वाली भूमि है, निचली भूमि है वो। ठीक है। रह के बारे में हमने जाना। रह या कलर, वो जो नमक की परत जम जाती है, वो भी किससे रिलेटेड है? बांगर से रिलेटेड है। रह हो गया, भूर हो गया, उसके अलावा धाया हो गया, ये सब बांगर से रिलेटेड है। खादर से रिलेटेड केवल बेट वाला शब्द था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी की जो हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास किया। इसके अलावा उत्तर भारत का विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन भी किया जाता है, जिसमें सिंधु का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, कैटेगरी वाइज भी इसमें इसका भौतिक प्रदेश होता है, प्रादेशिक विभाजन होता है, क्षेत्रीय विभाजन हम जिसको कहते हैं। उसके एमसीक्यूज हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आपके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ में हमने इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करी कि जो भी चीज़ मैं आपको समझाऊँ उसको ईजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊँ, चाहे वो वर्षा वाला इलाका हो, खादर बांगर का डिफरेंस हो, या दूसरे इलाकों के बारे में, या डेल्टाई क्षेत्रों के चार और बिल के बारे में, अलग अलग टर्म्स के बारे में, ज्योग्राफिकल टर्म्स के बारे में हमने कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो जो हमारा थ्योरी वाला वीडियो है आप उसको डिटेल से देख सकते हैं, उसमें भी हमने इनके बारे में ज़्यादा बात करी है। फिर आप MCQs को लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।